नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेई क्लासेस मेरठ पर। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। आप हमारे साथ पढ़ रहे थे भारतीय परिवहन, और भारतीय परिवहन बताया था कि भारत भारत में परिवहन तीन प्रकार से होता है: जल से, थल से और वायु से। और जो हमारा पहला था थल परिवहन, उसमें हमने पढ़ रहे थे रेल परिवहन के बारे में। और इससे आगे चलेंगे हम सड़क मार्ग के बारे में। तो यहाँ पर जानेंगे साथियों सबसे पहले हम रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन के बारे में हमने जाना था कि भारतीय रेलवे को 18 जोन और 68 डिवीजन में बांटा गया है। इसका उत्तरी मुख्यालय नई दिल्ली और दक्षिणी मुख्यालय चेन्नई में पड़ता है। कुछ इस तरीके से थे रेलवे जोन, आप इसको बना सकते हैं और आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे की तरफ। चलिए, चलिए अगर हम साथियों किसकी बात करें, पूर्वी जोन की बात करें तो कोलकाता, उत्तरी जोन की बात करें तो नॉर्थ जोन की बात करें तो क्या नाम है, नई दिल्ली। और वेस्टर्न जोन की बात करें तो क्या हो जाएगा, मुंबई। और साउथ जोन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका ये क्या नाम है, साउथ रेलवे। चलिए, एक सेकंड। चलिए, सेकंड। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों यार, जिससे ना पूछो। चलो है ना, थोड़ी सी समस्या आ गई थी, हम इस पर पेन ही नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पूर्वी तटीय रेलवे। साथियों, पूर्वी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर पड़ता है, भुवनेश्वर में पड़ता है पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर। कहाँ, बिलासपुर, है ना। यहाँ पर जानेंगे उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे गुवाहाटी। नॉर्थ, क्या क्या हो जाएगा साथी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, कोलकाता मेट्रो कोलकाता। ठीक है। फर्स्ट ट्रेन वे कलकत्ता 3.8 किलोमीटर घोड़ों के द्वारा बनाया जाता था, सन 1873 में से चालू किया गया था। आगे हमने पढ़ा था एक वर्ष कमेटी गठन 1921, रिपोर्ट प्रस्तुत की 1923, और प्रथम बार रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया 1924 ईस्वी में। साथियों कब, 1924 ईस्वी में। तो कब अलग कर दिया, 1924 ईस्वी में। 2016 में नीति आयोग का एक सदस्य हुआ करता था, पूर्वकालिक सदस्य विवेक देवरॉय। उसने क्या किया कि एक सुझाव दिया कि रेल बजट को आम बजट में मिला दिया जाए। प्रथम बार रेल बजट और आम बजट को 2017 में श्री अरुण जेटली जी के द्वारा अलग अलग पेश किया गया। रेलवे बोर्ड के साथियों अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। और रेल मंत्री कौन है साथियों, अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड में कुल मिलाकर साथी कितने सदस्य होते हैं, तो 7 और 2 9 और 3 12 सदस्य होते हैं। एक चेयरमैन, 7 मेंबर, 2 फाइनेंस कमीशन और 2 होते हैं डीजी लेवल के अधिकारी। बाप इंजन, भारत में बना पहला बाप इंजन कौन सा था साथियों, फेरी क्वीन, जो 1855 में बनाया गया था। यह रेवाड़ी के हेरिटेज म्यूजियम में रखा गया है, और यह कभी कभी दिल्ली से अलवर चलता है। और भारत में बना पहला इलेक्ट्रिक इंजन जो था वो था साथियों आपका डेक्कन क्वीन, जो कि मुंबई से पुणे के मध्य चलाया गया था। एक सेकंड देख सकते हैं, चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है, चलिए, है ना। भारत में सबसे लंबा बना प्लेटफॉर्म कौन सा था, गोरखपुर 1.3 किलोमीटर रेलवे। फिर कौन सा सबसे सबसे जो बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, गोरखपुर 1.3 किलोमीटर। केरल का कोल्लन जंक्शन 1180 मीटर और खड़गपुर 1072 मीटर। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और भारत में 3 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन, तो पहला है साथियों हावड़ा 23 प्लेटफॉर्म के साथ, दूसरा है साथियों सियालदा
20 प्लेटफॉर्म के बाद दोनों पड़ते हैं पश्चिमी बंगाल में, और अंत पड़ता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, एनएसडीएल के नाम से जानते हैं, 16 प्लेटफॉर्म के साथ। विश्व का भारत का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है साथियों? विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से जाती है कन्याकुमारी तक, डिस्टेंस कवर करती है लगभग 4200 किलोमीटर के आसपास, और टाइम है 80 घंटा 15 मिनट, है ना। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज, तो वेम्बनाड ब्रिज पड़ता है साथियों केरल में 4.62 किलोमीटर के साथ, और दूसरा पड़ता है साथियों नेहरू सेतु, बिहार में किस नदी पर? सोन नदी पर। इतनी सारी बातें थी साथियों, ये खत्म हो चुकी हैं, फिर हम इसे क्या करेंगे? मिटा देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, और वो किसके बारे में पढ़ेंगे हम? देखो, भारत में चलाई जाने वाली सबसे पहली मेट्रो कौन थी? भारत में चलाई जाने वाली सबसे पहली मेट्रो थी कोलकाता मेट्रो, ठीक है। भारत में चलाई जाने वाली सबसे पहली मेट्रो कौन सी? कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो सबसे पहले चलाई गई थी कहां पर? कोलकाता में, और ये चलाई गई थी दमदम से तालीगंज के मध्य 1984 ईस्वी में। तो भारत में चलाने वाली सबसे पहली मेट्रो कौन थी? कोलकाता मेट्रो 1984 में चलाई गई थी, कहां से? दमदम से तालीगंज के मध्य। तो कहां से साथियों? दमदम से तालीगंज के मध्य। तो कहां से? दमदम से तालीगंज के मध्य। आते हैं अपने टॉप में, भारत की प्रथम प्रथम मेट्रो रेल सेवा। भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा तो कौन सी थी साथियों? भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा तो कौन सी थी साथी? कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो कब से कब तक चलाई गई थी साथियों? कहां से कहां तक? दमदम से तालीगंज। कहां से चलाई गई थी साथियों? दमदम से तालीगंज। कब चलाई गई थी साथियों? 1984 ईस्वी में। तो दमदम से तालीगंज 1984 ईस्वी में भारत की प्रथम मेट्रो चलाई गई थी, और वो कौन सी थी साथियों? कोलकाता मेट्रो। इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली मेट्रो के बारे में। तो कौन सी साथियों? आपकी दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में अधिकांश लोगों ने क्या किया होगा? उत्तर भारत के अधिकांश लोगों ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया था, है ना। अगर आप एयरपोर्ट लाइन की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल विदेश वाली फीलिंग आएगी, वैसे भी मेट्रो में विदेश वाली फीलिंग आती है। पूरा का पूरा क्या चलता है? एसी आराम से चलता है, ठीक है। चलो, तो कौन सी है साथियों? दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो की साथियों शुरुआत हुई थी 2002 में। कब? 2002 ईस्वी में। कहां से कहां तक चलाई गई थी साथियों? तो ये चलाई गई थी शहादरा से दिल्ली में एक जगह पड़ती है शहादरा, शहादरा चलाई गई थी साथियों 30 हजारी के मध्य। और साथियों दिल्ली मेट्रो को किस लिए? यूएनओ द्वारा, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कार्बन डेटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मतलब ये क्या करती है साथियों? कार्बन उत्सर्जन नहीं करती है ना। पहली बात तो बिजली से चलती है, और यहां पर साफ सफाई का साथियों पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। तो यूएनओ की तरफ से क्या दिया गया है साथियों? इसे कार्बन डेटिंग, एक बार आप देख सकते हैं क्या दिया गया है? कार्बन डेटिंग अवार्ड दिया गया है। सॉरी, कार्बन डेटिंग नहीं है साथियों, क्या है? कार्बन क्रेडिट, है ना। तो कार्बन क्रेडिट, है ना। तो क्या दिया गया है? यूएनओ के द्वारा ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट अवार्ड
दिया गया है। देखो ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। और ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प और मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड आती है। यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे। यूएनओ, यूएनओ के साथ ही जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 द्वारा ब्रिटेन, रशिया तथा अमेरिका के सहयोग से। कब हुआ था साथियों, यहां पर क्लियर शब्दों में लिखेंगे 24 अक्टूबर 1945। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर क्या मनाया जाता है साथी, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। अच्छा, यूएनओ के द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट अवार्ड दिया गया है। 24 अक्टूबर 1945 को क्या है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस। देखो भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा कब शुरू की गई थी, 1984 ईस्वी में। तो साथियों कब शुरू की गई थी, 1984 ईस्वी में। पहले कहां चली थी, दमदम से तालीगंज। फिर दिल्ली मेट्रो की बात करें तो शुरुआत कहां से हुई थी, 2002 से। और ये कहां से कहां तक चली थी, शाहदरा से 30 हजारी के मध्य। यूएनओ के द्वारा ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कार्बन डेटिंग अवार्ड दिया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो यहां पर पहली बात समझ में आई। अच्छा साथियों, भारत में विश्व की सबसे पहली, है ना, विश्व में चलने वाली पहली मेट्रो रेल सेवा कौन सी थी विश्व में, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी, तो वो है लंदन। लंदन में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद संघाई विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल सेवा है। ठीक, तो संघाई क्या है, चीन, चीन का एक शहर है संघाई, वहां की क्या है, सबसे लंबी रेल मेट्रो रेल सेवा कौन सी है, संघाई की। लेकिन विश्व में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा जो शुरुआत की गई थी वो कहां से की गई थी, लंदन से। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं विश्व की सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा। देखो साथियों, विश्व की सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा कहां पर, लंदन में चलाई गई थी। और जो आपकी संघाई है वो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल सेवा है। तो 1863 ईस्वी में लंदन में विश्व में प्रथम बार मेट्रो रेल सेवा मेट्रो रेल सेवा चलाई गई थी, जबकि संघाई विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल सेवा है। तो क्या है, 1864 ईस्वी में लंदन में विश्व में प्रथम बार मेट्रो रेल सेवा चलाई गई थी, जबकि संघाई विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल सेवा है। लंदन कहां पड़ता है साथियों, इंग्लैंड में, है ना, सभी को पता है लंदन कहां पर है साथी, इंग्लैंड में। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसकी, तो संघाई तो चीन में सभी को पड़ता है, क्योंकि चीन को क्या बोला जाता है, एशिया का मरीज बोला जाता है चीन को। तो चीन को क्या बोला जाता है, एशिया का मरीज। चलिए एक बार देख सकते हैं यहां पर। और यहां हम खत्म कर चुके हैं मेट्रो रेल सेवा के बारे में। आगे कुछ रेल कोच, रेलवे से संबंधित इकाइयां हैं, जैसे कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। देखो साथियों, जैसे नाम से अगर हमें थोड़ी सी हिस्ट्री पता होगी तो हम आसानी से याद कर सकते हैं कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, और एक चितरंजन व्यक्ति थे CR दास, यानी चितरंजन दास। तो चितरंजन दास जो स्वराज पार्टी के संस्थापक हुआ करते थे। 1923 में उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया था, और वो पश्चिमी बंगाल से संबंध
रखते थे। कहां से रखते थे? पश्चिम बंगाल से। उसी तरीके से चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में, है ना। तो लिखेंगे रेलवे की प्रमुख इकाइयां। ठीक है, देखेंगे रेलवे की प्रमुख इकाइयां। तो क्या है साथी? रेलवे की प्रमुख इकाइयां। तो यहां पर लिखेंगे इकाई, यहां पर शब्द देख क्या लिखेंगे साथियों? रेलवे की इकाई, और यहां पर लिखेंगे वो कहां पर स्थित है, स्थान, है ना। तो चलिए लिखते हैं। पहली कौन सी है साथियों? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। लोको मोटिव वर्क्स। साथियों ये जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है कहां पर पड़ता है? तो सभी को पता है, मैंने बताया कि सीआर दास पश्चिम बंगाल, तो चितरंजन मोटर मोर्चर पश्चिमी बंगाल। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर है साथियों? पश्चिम बंगाल, है ना। आगे लिखेंगे डीजल लोको मोटिव वर्क्स। तो कहां पर है साथियों? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ये पड़ता है वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर पड़ता है साथियों? वाराणसी में, है ना। आगे साथियों बात करेंगे किसके बारे में? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। कौन सी? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। ये पड़ती है साथियों कहां पर? चेन्नई में। तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहां पर पड़ती है साथियों? चेन्नई में। आगे बात करेंगे साथियों हम रेल कोच फैक्ट्री। साथियों जो रेल कोच फैक्ट्री है कहां पर पड़ती है? तो ये कपूरथला पंजाब के अंदर पड़ती है। तो कहां पर पड़ती है साथियों? कपूरथला पंजाब, सॉरी, रेल कोच फैक्ट्री कहां पर साथी? कपूरथला पंजाब। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री कहां पर पड़ती है? कपूरथला पंजाब के अंतर्गत पड़ती है ये आपकी रेल कोच फैक्ट्री। आगे बात करेंगे साथियों हम रेल पहिया फैक्ट्री। कौन सी साथी? रेल पहिया फैक्ट्री। रेल पहिया फैक्ट्री। साथियों ये जो आपकी रेल पहिया फैक्ट्री है ये कहां पर पड़ती है? तो ये पड़ती है साथियों बेंगलोर में। और बेंगलोर कहां है साथियों? कर्नाटक में। सभी को पता होगा, जिसको ना पता हो वो लिख सकते हैं। चेन्नई पड़ी तमिलनाडु में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क हो जाता है पंजाब में, है ना। आगे लिखेंगे डीजल इंजन। कौन सा साथी? डीजल इंजन आधुनिकरण का कारखाना। आधुनिकरण कारखाना कहां पड़ता है साथियों? पटियाला पंजाब, है ना। और पंजाब तो साथियों पटियाला के लिए फेमस ही है ना। तो डीजल इंजन आधुनिकरण, डीजल इंजनों का जो आधुनिकरण होता है, अगर पहिया पहिया बनाएंगे तो बेंगलोर में बनाएंगे। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री क्या होता है? रेल कोच फैक्ट्री। कोच, कोच का मतलब होता है रेलवे के जो डिब्बे बनाए जाते हैं, वो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहां पर? चेन्नई में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के अंदर। डीजल के लोकोमोटिव वर्क है ना, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। यहां पर डीजल इंजन बनाए जाते हैं ना। चितरंजन में क्या बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाते हैं, जबकि यहां पर वाराणसी में डीजल इंजन बनाए जाते हैं। तो डीजल इंजन आधुनिकरण कारखाना कहां पड़ता है? पटियाला पंजाब के अंदर पड़ता है। देखो साथियों अब तक का सबसे इंपोर्टेंट क्या साथियों, क्या
भारतीय रेलवे स्टाफ कॉलेज। कौन सा साथियों? भारतीय रेलवे स्टाफ कॉलेज। ये सबसे ज्यादा नया है और ये कहां पर बनना है? बड़ोदरा गुजरात के अंदर बनना है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या साथियों, कि बताइए हमें कि जो बड़ोदरा गुजरात के अंदर रेलवे का क्या, कौन सी आधुनिक इकाई बन रही है? तो वो बन रही है साथियों रेलवे स्टाफ कॉलेज या फिर भारतीय रेलवे स्टाफ कॉलेज। और वो कहां पर है? बड़ोदरा गुजरात के अंदर है। तो साथियों कौन सा है? अभी बताया था ना, हाँ। कौन सा? रेलवे। कलर बदलेंगे थोड़ा सा, है ना? तो तो कलर बदलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर पड़ता है साथियों? ये बड़ोदरा। कुछ समय पहले साथियों अगर गुजरात का नाम आता था तो गुजरात के मानते थे कि गुजरात से बहुत बड़े उद्योगपति और व्यापारियों का जो पूरा गढ़ है वो गुजरात ही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद गुजरात में एक चीज हुई, और भी बहुत सारे क्षेत्र थे जिसमें गुजरात का नाम आता था। एक गुजरात में एक जगह पड़ता है, कौन सी, है ना, जहां पर आपका कौन सा बना है अभी, अहमदाबाद के निकट क्या पड़ता है साथियों, है ना, अहमदाबाद के निकट नर्मदा नदी के तट पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उस मूर्ति की लंबाई कितनी है? 182 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में इसकी गिनती आती है। उसके बाद एक और गतिविधि हुई गुजरात के अंदर, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया। कौन सा? मोटारा स्टेडियम। लेकिन आगे चलकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका नाम बदलकर मोटारा स्टेडियम में कर दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम सीधा सीधा कर दिया गया, है ना। लेकिन हमारे लिए देखो, ये तो सब चर्चा में रहती है। गुजरात का एक फेमस जगह है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर ये टर्सरी युग की चट्टान है और वहां से क्या मिलता है? हमें पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। अगर ऐश्वर्या की बात करें तो ऐश्वर्या ऐसा ही जगह है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है और ये पड़ता है राजस्थान के अंदर, है ना। अगर हम बात करें मुंबई हाई की तो ये भी पड़ता है कहां पर? अरब सागर से दूर लगभग मुंबई हाई एक अरब सागर में एक जगह है, वहां पर पेट्रोलियम की खोज की जाए, है ना। अगर बात करें कौन सी, असम, असम की डिबगुई एक जगह है, वहां पर हमें किसकी? पेट्रोलियम की सबसे पहले खोज हुई थी, ठीक है ना। तो मतलब पहले हमारे लिए गुजरात में क्या है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और मोटारा स्टेडियम, है ना। क्योंकि यह हर व्यक्ति को पता है गुजरात में स्थित है। क्योंकि एग्जामिनर वो सवाल नहीं पूछता जो सभी को पता रहते हैं, वो पूछेगा कि अंकलेश्वर से किस चीज का संबंध है? तो गुजरात के अंकलेश्वर में पेट्रोल, मुंबई हाई में भी पेट्रोल, डिबगोई में भी पेट्रोल और राजस्थान के ऐश्वर्या में भी पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पेट्रोल गलती से निकल रहा है मुंह से, असल में वो पेट्रोल नहीं पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम, है ना, कच्चा तेल एक तरह का, उसी से आगे चलकर रिफाइनरी में वो बेचा जाता है। तो फिर पेट्रोल, डीजल और अन्य जो पदार्थ हैं केरोसिन तक वो सारे बनाए जाते हैं। तो यहां पर हमने जाना कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर पड़ता है साथियों? पश्चिम बंगाल में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पड़ता है साथियों? वाराणसी में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर पड़ता है साथियों? कपूरथला पंजाब के अंदर। रेल कोच फैक्ट्री कहां पड़ती है? सॉरी, गलत हो गया। तो एक सेकंड, इस वाले कलर को लेंगे, ग्रीन वाले को, ठीक है। इन्हें थोड़ा सा मिलाएंगे। चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिमी बंगाल, है ना। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। रेल पहिया फैक्ट्री बेंगलोर। डीजल इंजन आधुनिक कारखाना पटियाला पंजाब। और सबसे इंपोर्टेंट रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर पड़ता है? बड़ोदरा। ये लिख लेंगे साथियों किसके में? इंपोर्टेंट के बारे में, है ना। ये पड़ता है साथियों आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और उम्मीद करेंगे आपको ये सारे के सारे रेलवे की प्रमुख इकाइयां समझ में आई होंगी। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका ये वाला खाना, है ना। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं आगे इसी क्रम में। चलो देखो,
देखो साथियों, भारत में अगर विड्थ एंड टाइम पर राज्यों की बात करें तो राज्यों की बात हो जाती है कितनी आपकी, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्योंकि ये सवाल हाईलाइट है और पूछ भी सकता है इनको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। कि लास्ट टाइम 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे बनाए गए, वो साथियों कौन बनाए गए? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और जो आर के माथुर राज्यपाल बनाए गए लद्दाख के, वर्तमान में लद्दाख के राज्यपाल आर के माथुर ही हैं, लेकिन गिरीश चंद्र मुर्मू को स्थान दे दिया गया सीएजी का, यानी कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है, सीएजी का। ये सरकार का समस्त लेखा जोखा है, उसकी रिपोर्ट देता है किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। आगे चलेंगे हम। गिरीश चंद्र माथुर को दे दिया सीएजी का अधिकार। अब उपराज्यपाल का तो पद खाली रह गया, तो यूपी से एक व्यक्ति गए, कौन? मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के, वर्तमान में जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। आगे चलेंगे इसके बारे में। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 31 अक्टूबर से 26 जनवरी 2020 से पहले की बात करें 25 जनवरी तक, तो साथियों 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारतीय राज्यों में एक ऐसा राज्य है जो आपका कौन सा है? सिक्किम, जहां पर रेलवे लाइन नहीं है। पहले मेघालय भी था, लेकिन मेघालय में रेलवे लाइन हो चुकी है, लेकिन सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक भी रेलवे लाइन नहीं है। दूसरी बात करें साथियों हम किसके बारे में? एक जो माना मुद्रई से रामेश्वरम तक लगभग भारतीय रेलवे ने 114 किलोमीटर लंबा हरित गलियारा बनाया है। और साथियों हरित गलियारे का मतलब क्या होता है? कि इसके जो दोनों तरफ हैं वो लंबे लंबे छायादार वृक्ष लगाए गए हैं। और आप गर्मियों के समय में अगर किसी छायादार वृक्ष के आसपास से अपने बाइक, स्कूटर या साइकिल से या पैदल गुजरते हैं, तो जब ठंडी ठंडी हवा लगती है तो अलग ही एक सुकून हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दो बातें थी आपके लिए इंपोर्टेंट, कि सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर क्या है? रेलवे लाइन नहीं है। और दूसरी चीज क्या है? कि भारत का प्रथम रेलवे हरित गलियारा माना मुद्रई से रामेश्वरम तक बनाया गया था, जिसकी लंबाई 114 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, चलो। तो क्या है साथियों? सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर क्या नहीं है? रेलवे लाइन नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है साथियों? रेलवे लाइन नहीं है। आगे बात करें किसके बारे में? भारतीय रेलवे का प्रथम हरित गलियारा कौन सा साथी? प्रथम हरित तमिलनाडु में पड़ता है, माना मदुरई से रामेश्वरम तक लगभग 114 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसके चारों तरफ छायादार वृक्ष लगाए गए हैं। और भैया किसी भी सड़क के आसपास अगर छायादार वृक्ष लगा दिए जाएं तो उसकी बात होती है अलग, है ना। आजकल देखा जा रहा है कि छायादार वृक्ष सरकार तो लगाती है, सरकार इतने पेड़ क्या करती है? आवंटित करती है, लेकिन उसमें जो है आम जनता की बहुत ज्यादा कमी रहती है ना। एक तो आपने देखा होगा कि ग्राम प्रधान की स्थिति ऐसी है कि वो सबसे बुजुर्ग
किस्म के पेड़ लाएंगे, ठीक है, और वो अपने सगे संबंधियों में क्या कर देंगे, वो सगे संबंधियों में बांट देते हैं। फिर जो जो उन पेड़ों को ले जाते हैं वो उन पेड़ों का ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पाते। तो मैं आपसे पहले भी कहा था कि आप अगर कोई भी बरसात में एक दो अगर पेड़ लगा पा रहे हैं, आपकी सामर्थ्य है, तो उन पेड़ों का ठीक तरह से ध्यान रखें। मान के चलो कि आपने साल में 2 पेड़ भी लगाए, तो आपके परिवार ने 2 पेड़ लगा दिए, हर परिवार 2 पेड़ लगाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो सरकार भारी मात्रा में क्या करती है, पौधे वितरित करती है, लेकिन उन पौधों का जो टोटल पैसा है पूरा का पूरा वेस्ट चला जाता है, ठीक है। वो आगे जाकर थोड़ा सा क्या हो जाता है, छोटे छोटे पेड़ पेड़ बन जाते हैं और अपशिष्ट बन जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। आजकल जो हमारा जो सरकार का पैसा है या फिर हमारा तुम्हारा किसी का पैसा हो, तो वो काम में आने ज्यादा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है ना, ठीक। तो ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो प्रधान जी ने अपने सगे संबंधियों को दे दिए पेड़, या फिर क्या हुआ, जो ले गए बुजुर्ग किस्म के पौधे थे, मौसम के अनुसार वो उनका ख्याल नहीं रख पाए। तो उम्मीद करेंगे कि आप अगली बार बरसात के मौसम में जब भी सर्दियों में अगर कोई वृक्ष लगाएंगे तो एक अच्छे किस्म का पौधा लेकर आएंगे, या फिर जो आपके आसपास उपज जाते हैं वो भी अच्छी किस्म के पौधे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखो, जो लोग गांव से हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, गांव वालों को पता होता है कि जैसे धान की रोपाई की जाती है तो लगभग 20 से 25 दिन या लास्ट 1 महीने की जो धान की जो हम लोग पौध बोलते हैं, अगर वो लगाई जाए तो धान थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होगा। लेकिन अगर वही 45 दिन की लगा दी जाए तो वो धान अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, उसके ग्रोथ होने की संभावना कैसी हो जाएंगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो नर्सरी में जो पौधा होता है, अगर वो एक एज का होता है कि भाई पौधा लगाएंगे कितने दिन का, महीने भर का है 45 दिन का, अगर वो पौधा लगभग उसकी उस एज से 45 दिन से 100 दिन का चला गया, 75 दिन का चला गया, तो वो उतनी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि इतनी छोटी सी मिट्टी में क्या होता है, वो पौधा रहता है और उसकी जो जड़ें हैं उसका विकास नहीं हो पाता, ठीक है। तो कम आयु का पौधा, जैसे कम आयु के बच्चों को हम ज्यादा खिला सकते हैं, उसी तरीके से मतलब ज्यादा नहीं कि ऐसा ही पूरा ज्यादा खिला दें उससे तबीयत ही खराब हो जाए, तो एक समान मात्रा में अच्छा आहार देकर उसे विकसित कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से पौधों को भी एक एक एज डिपेंड करती है, उस एज में लगाएंगे और अच्छा खान पान देंगे तो वो अपने आप विकसित हो जाएगा। लेकिन एज निकलने के बाद अगर आप उसे विकसित करेंगे तो वो विकसित तो होगा, लेकिन ठीक उसी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा, और क्या क्या पता वो बाहरी वातावरण को सहन ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर जाना हमने, सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर रेलवे लाइन है। भारतीय रेलवे का प्रथम हरियाणा माना मदुरई से रामेश्वरम तक लगभग 114 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसके तरफ छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। आप नोट करेंगे, तब तक हम थोड़ा सा जल पी लेते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं, और यहां से चलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारत की कुछ पर्वतीय रेलवे हैं, ठीक है। तो भारत की कुछ पर्वतीय रेलवे और साथ में सीएसटी, जैसे कि कालका रेलवे, दार्जिलिंग रेलवे, शिमला रेलवे है ना, और माथेरन रेलवे, और इन सभी को क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। चलो इसके बारे में चर्चा कर लेंगे फिर कभी, लेकिन अभी चलते हैं हम किसके बारे में, सड़क परिवहन के बारे में। जैसे ही हम अगली क्लास में आएंगे तो फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां तक रेलवे का जो टॉपिक है, हमारा सड़क परिवहन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन आज हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश
करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। और इसको हम, क्योंकि रेल परिवहन में लगभग जो है हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं, और 3 क्लास में हमने रेल परिवहन भारी तरीके से पढ़ लिया है। लेकिन यहां तक मैंने पढ़ाया, लेकिन कुछ हक बनता है आपका भी पढ़ने का, है ना। तो आप पढ़ेंगे किसके बारे में? ट्रेन 18 के बारे में, गतिमान एक्सप्रेस के बारे में, है ना। ट्रेन 18 का नाम मतलब अगर वंदे भारत एक्सप्रेस के, गतिमान हो गया, शताब्दी हो गया, ये सारी ट्रेनों के बारे में छोटी छोटी जनरल जानकारी आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में एक ट्रेन चलाई गई थी, प्राइवेट ट्रेन गोमती एक्सप्रेस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और हम जान देंगे इसके बारे में, सड़क परिवहन के बारे में। साथियों, ये जो सड़क परिवहन है आपका, इसमें क्या है, वर्तमान में 65% माल ढुलाई, है ना। तो साथियों क्या है कि वर्तमान में 65% माल ढुलाई और 80%, है ना, 65% माल ढुलाई और 80% यात्री भार का जो भार होता है वो इसी पर होता है। देखो, 65% जो सड़क परिवहन के द्वारा माल ढुलाई होती है, और 80% जो यात्री चलते हैं उनका भार इसी पर होता है। इसमें एक और बात आपको जान के थोड़ी सी खुशी होगी कि इसमें अगर बात करें सड़क परिवहन का, तो आंकड़ा था पूरा कि 65% माल ढुलाई, बाकी किससे होगा? हवाई जहाज से, और इसके बाद सड़क परिवहन से, फिर ट्रेन से, फिर आएगा हवाई जहाज का नंबर, ठीक है, जो वायु परिवहन का, है ना। और इसका भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, किसका? जल परिवहन का, जो पोर्टों से होता है, ठीक है। तो 65% माल ढुलाई, 80% यात्री भार का बोझ किस पर होता है? सड़क परिवहन पर होता है। लेकिन जबकि जो अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, नेशनल हाईवे, इनकी संख्या भारत में कुल सड़कों की संख्या कितना है? 1.9%। तो कितना है? लगभग 2% के आसपास। लेकिन जबकि ये 40% यात्री भार ग्रहण करते हैं, तो लगभग कितना करते हैं? 40% यात्री भार ग्रहण करते हैं। देखो, सड़क बनाने का काम मुख्य रूप से 3 संस्थाओं का होता है, ठीक है। कौन कौन सी 3 संस्थाओं का होता है? एक होता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। NHAI बनाती है जितने वह टोल बनाते हैं। और ये जो सड़क मंत्रालय है, वह सड़क व राजमार्ग मंत्रालय के अधीन ही एक काम करता है ना। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक मंत्रालय है सड़क परिवहन, एक विभाग है, ठीक है। सड़क परिवहन क्या है? एक विभाग है, सड़क व राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करता है। वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं, यातायात मंत्री, वो हैं नितिन गडकरी जी, ठीक है। 1%, 9% राजमार्ग कितना करते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग कुल का संख्या कितनी है, प्रतिशत कितना है कुल सड़कों? 1.9%। लेकिन जबकि कितनी करते हैं साथियों? 40% यात्री भार सहन करते हैं। तो 3 रूप से संस्थाएं बनाती हैं। तो 3 बनाती हैं, कौन सी? NHAI। फिर थोड़ी बहुत सड़क हो गई तो जो सेंट्रल लेवल बनाती है आपकी CPWD। तो CPWD NHAI है ना। NHAI का हाईवे का, और जो बड़ी बड़ी सिटियों में बड़े बड़े जो सेंट्रल लेवल के जो सड़कें बनाने का काम होता है, वो करती है CPWD, है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। फिर आगे चलेंगे, हमने जाना कि PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये अलग राज्य के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये राज्य की सड़कें बनाती हैं, ठीक है। राज्य की सड़कें, भवन संबंधी काम, ये सारे देखते हैं, ठीक है। फिर आता है एक सबसे महत्वपूर्ण, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब BRO। सेना के लिए सीमावर्ती जो जिले हैं, राज्य हैं, या फिर जो सीमा से सटे हुए जितने इलाके हैं, वहां पर सबसे ज्यादा सड़क बनाने का काम करता है BRO। ये रातों ही रात में इतने तगड़े होते हैं, रातों ही रात में क्या है, BRO वाले, आर्मी वाले तो होते ही हैं भाई, है ना। और आर्मी वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो ये रात ही रात में क्या करते हैं साथियों? ब्रिज बनाकर तैयार कर देते हैं। दिन ही दिन में सड़क बना दी, रात ही रात में ब्रिज बना दिया है ना। और साथ ही साथ बना देते हैं, और टैंक तक गुजार लो तुम उस ब्रिज में से, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जैसा आपने वीडियोस में देखा होगा। तो चलिए चलते हैं, अब जानेंगे सड़क परिवहन के बारे में, है ना। भारत में सड़क परिवहन 65% माल ढुलाई व 80% यात्री भार वहन करता है। तो भारत में सड़क परिवहन 65% माल ढुलाई व 80%
यात्री भार वहन करता है। एक और पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग में भारत की कुल सड़कों का 1.9% क्या है, योगदान है। तो 1.9% योगदान है, जबकि यह, साथियों क्या है, जबकि यह कितना, 40% भार वहन करता है। देख रहे हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है, हाईवे जो नेशनल हाईवे होते हैं वो मुख्यतः 2 लेन तो होते ही हैं, लेकिन 2 लेन का स्थिति क्या हो चुकी है, वो पूरी खत्म हो चुकी है। अब 4, 6, 8 लेन हाईवे बन रहे हैं। ठीक है, सरकार ने क्या किया कि जो एक नितिन गडकरी ने एक दिमाग लगाया कि भाई सरकार हमें जो देती है वो पैसा बहुत कम देती है, तो इन्होंने उसी पैसे से बनाए टोल और सड़कें बनाई अच्छी, और टोल से कमाई होने लगी, थोड़ा सा लोन लिया, फिर टोल से पैसा कमाओ, अन्य राज्यों में सड़कें बनाई। आज सड़कों की स्थिति जो सुधार में आती है, अगर हम सरकार की बात करें, केंद्र से सरकार की, तो अगर मैं पर्सनली बोलूं तो एक दो व्यक्ति मुझे बड़े ठीक लगते हैं, बाकी के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी कम है। एक तो आपके कौन है, नितिन गडकरी है ना, इनके नेतृत्व में जो है, जो हाईवे है नेशनल हाईवे, ऐसा नहीं है कि सारे गांव की सड़कों का काम यही देखेंगे, नहीं, जितने वो नेशनल हाईवे हैं उनका काम यही देखते हैं, और ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और यूपी में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो योगी जी थोड़ा सा ठीक काम कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था थोड़ी है, बाकी और किसी क्षेत्र में मुझे नहीं लगता। आप भी समझदार हो कि दो चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा ठीक स्थिति में है। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा ठीक है, ऐसा नहीं है कोई अपराध कर दे तो उसे सजा कम हो, है ना। और बाकी आपके लिए सोशल मीडिया तो है ही, उसकी चर्चा में हम बने रहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें केंद्र के मिनिस्टरों की, तो थोड़ा सा रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह भी अच्छा काम कर रहे हैं, और उधर नितिन गडकरी तो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, या फिर आपका कौन सा है वो शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, देखो कभी कभी आपने मत देखा होगा कि यूपी में सरकारी स्कूलों की जो संख्या है साथियों, वो कम नहीं है, कम है कोई नहीं। हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, है ना, क्वालिटी बेहतरीन होगी। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अपनी तरफ से बात करें कि आप अगर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पहली बात आपके आपके लिए दो चीज होनी चाहिए। पहला देखो, ये आप में जुनून होना चाहिए, है ना, कि आखिर ये सवाल कैसे ना निकल रहा है। सबसे बेहतरीन तरीका है पढ़ने का कि पहले तो क्या करेंगे साथी, आप लोग पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ने के साथ साथ एक और चीज करेंगे कि पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ जैसे आपने जीके पढ़ी, कोई भी और टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा, रीजनिंग पढ़ी, उसके बाद आप अपनी कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाएंगे और आप जेई लेवल के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, अगर वहां से आपसे सवाल बनते हैं तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपसे वहां से सवाल नहीं बनते हैं तो जिन टॉपिकों से नहीं बनते उन टॉपिकों को दोबारा करेंगे। तो जुनून के साथ तैयारी करेंगे, और इसके साथ दो और चीज आवश्यकता है ना, एक तो पेशेंस और एक कंटिन्यूटी, है ना, सब्र और निरंतरता। सब बिना सब्र और निरंतरता, जुनून के साथ मेहनत, सब्र और निरंतरता आपके लिए चाहिए ही चाहिए, है ना। जुनून के साथ पढ़ो, डेली पढ़ो, टाइम मत देखो, है ना। अगर तुम्हें 8 घंटे का टाइम मिल रहा है 8 पढ़ो, 4 का मिल रहा है 4 पढ़ो, 6 का मिल रहा है 6 पढ़ो, और 12 का मिल रहा है तो 12 पढ़ो, है ना। घंटे की आवश्यकता नहीं है, कभी तुम्हें 4 का मिलेगा, कभी तुम्हें 12 का मिलेगा। तो जुनून के साथ जितने घंटे का तुम्हें टाइम मैक्सिमम मिल पा रहा, अपने टाइम को क्या करो, बर्बाद कभी भी मत करो, है ना। कि कोई साथ में ना है, खाली बैठे हैं, फोन ही चला रहे हैं, चलाते गए रील्स ही देखने लगे। ठीक है, तो क्या है साथियों, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या चाहिए, एक जुनून, एक क्या चाहिए साथियों, सबसे पहले सब्र, और फिर क्या चाहिए, निरंतरता, है ना। तो थोड़ा सा अगले पेज पर लिखेंगे ना, ठीक है, चलिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें 3 चीजें आवश्यक होनी चाहिए, जुनून, जुनून के साथ तैयारी कीजिए, है ना,
और साथ में क्या कीजिए साथियों, पेशेंस बना के रखिए, यानी कि सब्र। और फिर क्या साथियों बना के चलिए आप, निरंतरता। तो ये तीन चीजें आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव लाएंगी। जुनून के साथ तैयारी, सब्र और निरंतरता। इन तीन चीजों पे आपने काम कर लिया। और पढ़ने का तरीका कैसे कर लिया, सारे टॉपिक पढ़े, प्रैक्टिस सेट लगाया, जिस टॉपिक के सवाल नहीं बनने उस टॉपिक को एनालिसिस करेंगे, कहां से हमारे सवाल नहीं बने, और फिर से इसी पर तैयारी करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। भारत में सड़क जो बनाने का काम है वो किन के द्वारा काम किया जाता है। वो तीन संस्थाएं हैं, वो किसके अधीन काम करती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं। देखो यहां पर जानेंगे, सड़क परिवहन विभाग, सड़क परिवहन विभाग ये मुख्य रूप से एक विभाग है, और यह सड़क व राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो सड़क परिवहन विभाग किसके अधीन काम करता है, सड़क परिवहन विभाग सड़क व राजमार्ग मंत्रालय, कौन सा, सड़क व राजमार्ग मंत्रालय के अधीन क्या करता है, काम करता है। मुख्य रूप से भारत में सड़कें बनाने का जो दायित्व होता है वो तीन संस्थाओं पर होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी तीन संस्थाएं होती हैं, सड़क बनाने का कार्य मुख्य रूप से तीन संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। पहला होता है साथी NHAI, कौन सा है साथी, NHAI। दूसरा होता है PWD, तीसरा होता है साथियों BRO। तो कौन सा होता है, BRO। NHAI के समकक्ष एक संस्था है CPWD, जिसे हम सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये जो काम करती है मुख्य रूप से संसद भवन या फिर केंद्र के अधीन, जो कि हाईवे नहीं है, उस तरह की सड़कें बनाने का काम और भवन संबंधी सारे काम कौन करता है, CPWD। लेकिन जो सड़क बनाने का काम करती है मुख्य रूप से तीन संस्थाएं करती हैं। ये NHAI की फुल फॉर्म क्या हो जाती है साथियों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी क्या हो जाती है, PWD की पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन इसकी क्या हो जाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर हम बात करें विशेष रूप से किसके बारे में, BRO के बारे में। ये जो BRO है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 ईस्वी में। तो जो पूछा जाता है वो बताएंगे, फालतू की बातें नहीं बताएंगे, है ना। तो बॉर्डर ही मिट गया है ना, BORDER, बॉर्डर, है ना। तो 1960 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और ये केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली एक अपने आप में अलग संस्था है। जो सीमावर्ती इलाके हैं या फिर सीमा से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर सेना के लिए ब्रिज या फिर सड़कें बनाने का काम जो करती है वो कौन करती है, वो BRO करती है। तो सड़क बनाने का कार्य मुख्य रूप से तीन संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। इसका क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हिंदी में बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, राज्य PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, है ना। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, हाँ, लोक कल्याण विभाग थोड़ी होगा, हाँ। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, लोक निर्माण विभाग। तो कौन सा हो जाएगा, लोक निर्माण विहार,
विभाग, सॉरी, तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी में, लोक निर्माण विभाग, है ना। और बाकी बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बताई दिया कि 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं उनको बनाने का काम उन पर सड़क या फिर ब्रिज बनाने का काम कौन करता है, वो साथियों बीआरओ करता है ना। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि सड़क परिवहन सड़क परिवहन विभाग सड़क व राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करता है, और वर्तमान में साथियों जो इसके मंत्री हैं वो कौन है, नितिन जयराम गडकरी या फिर नितिन गडकरी हैं वर्तमान में इसके मंत्रालय। सड़क बनाने का काम है मुख्य रूप से 3 एजेंसियां एनएचएआई, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और बीआरओ के द्वारा किया जाता है। तो चलिए आगे बात करेंगे साथियों। प्राचीन समय में ग्रांट ट्रक रोड बनाया था किसने, किसने बनाया था, ग्रांड ट्रक रोड बनाया था आपका शेरशाह सूरी ने, जो कि कहां तक जाता था, ये कोलकाता से जाता था पेशावर तक, है ना। लेकिन वर्तमान में नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 इसी के पार्ट हैं। तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 इसी के पार्ट है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 प्राचीन समय में अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए, देखो चाणक्य ने क्या बताया था कि एक कुशल साम्राज्य की स्थापना के लिए 7 अंग आवश्यक हैं, और वो 7 अंग कौन कौन से हैं यहां पर जानेंगे। राजा, मंत्री, कोष, दुर्ग, जनपद और मित्र। 1 2 3 4 5 6 और अंत में कौन सा हो जाता है साथियों, देखो एक साम्राज्य की स्थापना के लिए राजा की आवश्यकता पड़ती है, मंत्री सलाह देगा तभी तो चलेगा, पैसे से भी चलेगा, है ना, जनपद से भी चलेगा, है ना, और राजा को छोटे छोटे भागों में बांट देंगे, एक मित्र, और 7वां कौन सा है, राजा, मंत्री, कोष, दुर्ग, जनपद, मित्र, और एक रह गया है ना, उसे देखेंगे थोड़ा सा अभी याद आ जाएगा तो ठीक है। चलिए चलते हैं यहां पर, है ना। तो शेरशाह सूरी ने क्या बनाया था, ग्रांड ट्रक रोड बनाया था, है ना। तो प्राचीन काल में किसका, ग्रांड ट्रक रोड, ग्रांड ट्रक रोड किसके द्वारा बनाया गया था साथियों, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था ग्रांड ट्रक। वर्तमान में नेशनल हाईवे 1 NH1, देखो नेशनल हाईवे जो 1 है ये कहां तक जाता है, ये दिल्ली से अटारी बॉर्डर तक जाता है, कहां से, दिल्ली से अटारी बॉर्डर, है ना। तो कहां से कहां तक जाता है ये, दिल्ली टू अटारी बॉर्डर, ये पड़ता है पंजाब में, दिल्ली से अटारी बॉर्डर। फिर आपका जाता है नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 2 ये कहां तक जाता है, दिल्ली से कोलकाता, ये कहां तक जाता है साथियों, दिल्ली से कोलकाता। तो वर्तमान में नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 किसके पार्ट है, ठीक है। यहां पर देखो काफी सारे हाईवे हैं, लेकिन हम सिर्फ जानेंगे कि ग्रांड ट्रक रोड, है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो साथियों भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH44, है ना, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, कहां से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और आगे बात करेंगे भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH47A। तो आगे भी और थोड़े से आंकड़े हैं, लेकिन सबसे एग्जैक्ट कौन सा है, NH47A। तो भारत का जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, NH47A, ठीक है। और ये कहां पर स्थित है, ये वेम्बनाड झील में एक द्वीप पड़ता है, वेलिंगटन द्वीप, वहीं पर स्थित है आपका सबसे छोटा हाईवे, ठीक है। अभी राजा, मंत्री, कोष, दुर्ग, जनपद, मित्र, और एक शायद नाम थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, ठीक है, तो वो याद आ जाएगा बता देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें जाना है कि ग्रांड ट्रक रोड शेरशाह सूरी के शासन काल में बनाया गया था,
वर्तमान में नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 इसी के पार्ट हैं, ठीक है। हाँ, चलिए चलते हैं। तो यहां पर जानेंगे क्या साथियों, भारत का सबसे लंबा लिखेंगे, है ना, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है साथियों आपका NH 44। ये NH 44 है, ये कहां से कहां तक जाता है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो कहां से कहां तक जाता है साथियों, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। आगे जानेंगे किसका, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, देखो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 47A। ये कहां पड़ता है साथियों, वेलिंगटन द्वीप। और वेलिंगटन द्वीप कहां पर है, वेम्बनाड झील में, जो कि है साथियों भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील। और ये कहां पर पड़ती है साथियों, केरल में पड़ती है वेम्बनाड झील। तो भारत का अगर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो कौन सा है, NH 47A, श्रीनगर से कन्याकुमारी। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 47A, जो कि पड़ता है साथियों वेलिंगटन द्वीप में, ठीक है। अच्छा, बात करें साथियों किसके बारे में, NH 3 के बारे में, है ना। तो NH 3 कहां तक पड़ता है, चलिए एक बार देख लेते हैं। NH 3, तो पहला दूसरा तो पार्ट था किसके बारे में, ग्रांड ट्रक रोड के बारे में। NH 3, तो NH 3 कहां तक जाता है, तो NH 3 का विस्तार है साथियों कहां से, मुंबई से लेकर आगरा तक। तो NH 3 जाता है साथियों मुंबई से लेकर आगरा तक। तो NH 3 कहां से हो गया, मुंबई से लेकर आगरा तक। साथियों आगे हम जानेंगे एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत चार महानगरों को आपस में मिलाने की एक योजना बनाई गई थी, है ना। और चार महानगर कौन कौन से, जैसे हम बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो ऊपर की तरफ था नई दिल्ली, इधर की तरफ था साथियों कोलकाता, इधर की तरफ था साथियों मुंबई, और नीचे की तरफ था साथियों चेन्नई। चार महानगरों को जोड़ने के लिए एक योजना बनाई गई थी जिसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जानते हैं। और इधर पड़ता है चेन्नई। और ये साथियों ये चार क्या हैं, प्रमुख बड़े महानगर हैं। तो भारत के प्रमुख चार महानगरों को जोड़ने के लिए जो योजना बनाई गई थी उसे हम किस नाम से जानते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज से योजना के नाम से जानते हैं। जिसमें नई दिल्ली को कोलकाता, और मतलब सीधी बात है कि चार महानगरों को आपस में जोड़ा गया था, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को, ठीक है। तो चार महानगरों को रोज जोड़ने वाली योजना क्या कहलाई, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहलाई, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से, ठीक है। तो चलिए चलो साथियों, है ना। तो अभी हमने हल्का सा जाना किसके बारे में, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में। मुख्यतः चार महानगरों को जोड़ती है। कल इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, और एक बात करेंगे ग्रीन मफलर के बारे में। और एक और जो टॉपिक हमारा थोड़ा सा बचा है, पूरब से पश्चिम गलियारा और उत्तर से दक्षिण गलियारा के बारे में। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और
मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।